Hello, what's up, student? I think all of you will be fine and will be preparing for your upcoming class. Student, in the previous video, we have learnt about some of the punctuation rule, but some of the rules were remaining. So today in this video, we will complete all our remaining rules. Student, as I told you that our punctuation marks give accuracy to our राइटिंग। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था अपना कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को, बट हमारे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स अभी बाकी थे, उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिन रूल्स के बारे में बताया था उनमें कुछ रूल्स जो थे वो फुल स्टॉप के यूज़ से रिलेटेड थे, कुछ कॉमा के यूज़ से रिलेटेड थे, कुछ हमारे क्वेश्चन मार्क या फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के यूज़ से रिलेटेड थे। तो हमने कुछ रूल्स को, जो जितने भी पंक्चुएशन मैंने आपको 10 पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्क्राइब किया था, उन जिसमें फर्स्ट फुल स्टॉप था, फिर कॉमा था, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन था, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था, इन्वर्टेड कॉमा था, एपोस्ट्रोफी थी, हाइफन था, कोलोन था, सेमी कोलोन और डैश था। जिसमें से हमने कुछ को तो पढ़ लिया था, जिसमें से हमने फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क हो गया था। क्वेश्चन मार्क में मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन मार्क होता है वो ऐसे वर्ड्स के सेंटेंसेस के लास्ट में लगाया जाता है जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरह का होता है। और ये क्वेश्चन पूछने, इसमें जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमारी कोई सडन फीलिंग्स, हमारी हार्ट से निकली कोई अचानक की जो कोई वर्ड्स होते हैं या सेंटेंस होते हैं, उनके बाद में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो कैसा होता है, ऊपर एक पूर्ण विराम होता है, नीचे एक बिंदी होती है। तो उसे हम विस्मयादिबोधक, हिंदी में विस्मयादिबोधक और इंग्लिश में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इसके बाद में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को जिसे हम हिंदी में उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं हम उन सेंटेंसेस से पे लगाते हैं जब हम किसी के वर्ड्स को उसी के वर्ड्स में कोट करते हैं, तब हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे कि राम ने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। राम सेड आई एम द बेस्ट। तो जब हमने राम के शब्दों को राम के वर्ड्स को उसी के वर्ड्स में कहा, आई का प्रोनाउन का यूज़ करके, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम राम के वर्ड्स को उसी के वर्ड्स में कोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होगी। और जब कहीं पे भी डायरेक्ट स्पीच होती है तो वहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। ये तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ जो है वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, जब हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को उसी के वर्ड्स में बता रहे होते हैं। तो ये हमारा था इन्वर्टेड कॉमास का यूज़। एक एग्जांपल दो यहाँ पे, एज मुस्कान सेड आई शैल ज्वाइन इंडियन फॉरेन सर्विस, कि मुस्कान ने कहा कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो ज्वाइन करूँगी। तो ये मुस्कान की बात थी। जब हमने मुस्कान की बात को उसी के वर्ड्स में मैस प्रोनाउन का यूज़ करके व्यक्ति किया, उस बात को, उसके सेंटेंस को कहा, तो वो वो कैसे लिखी जाएगी, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी। इस तरह से जब भी हम किसी भी पर्सन के वर्ड्स को उसी के वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, तो उससे पहले उसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आता है अपस्ट्रॉफी। तो अपस्ट्रॉफी अगर देखी जाए तो अपस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रॉफी इज यूज्ड विद, अपस्ट्रॉफी मीन्स टू से एज टू इंडिकेट दैट अ थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समबडी। ठीक है ना। एपस्ट्रॉफी जो होती है वो किसी भी चीज़ के पोजीशन के बारे में बताती है, जैसे कि कोई चीज़ किसकी है,
ठीक है ना, किस व्यक्ति की है, किस पर्सन की है, उसके बारे में हमें बताती है। जैसे वी वेंट, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वी वेंट इन विशाल्स कार, हम किसकी कार में गए, विशाल की कार में। तो हमने यहाँ पे विशाल के बाद में एपस्ट्रॉफी एस लगाया है, तो इसका मतलब है कि विशाल की। तो ये जो एपस्ट्रॉफी एस होता है ये हमें क्या दिखाता है, ये एपस्ट्रॉफी हमको क्या दिखाती है, कॉमा लगा के जो हम एस लगाते हैं उसको हम एपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। तो ये हमें क्या दिखाती है, ये हमें बताती है किसी का किसी चीज़ पे पोजीशन, यानी कि उसका उस चीज़ पर अधिकार। काउज मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। देखिए इसमें काउ के बाद पे अपस्ट्रॉफी लगी हुई है, इसका मतलब कि यहाँ ये काउ के मिल्क, यानी कि मिल्क के ऊपर किसका पोजीशन है, काउ का पोजीशन है, तो काउ के मिल्क के बारे में बता रहा है। इसके बाद में आता है हाइफन। हाइफन is used to join two or more words into a new compound word. It is also used in writing compound numbers between 21 to 99 in words. देखो हाइफन जो होता है वो दो वर्ड्स को, ठीक है ना, एक जोड़कर एक नया वर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है। या फिर जब हम 21 से लेकर 99 तक जो डिजिट्स होती हैं उन्हें वर्ड्स में लिखते हैं, तब भी हम उनके बीच में हाइफन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल जो दिए हैं, व्हेन डिड योर मदर इन लॉ कम, तुम्हारी मदर इन लॉ कब आएंगी, तो मदर इन लॉ, तीन अलग अलग वर्ड है, मदर इन लॉ। अब हमें उसे उसका एक कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड नाउन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मदर के बाद में हाइफन लगाएंगे, फिर इन के बाद में हाइफन लगाएंगे और फिर उसके बाद में लॉ लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो हाइफन होता है ये हमारे छोटे छोटे वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स में चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। और जब भी हम 21 से लेकर 99 की डिजिट्स को वर्ड्स में लिखते हैं तब भी हम उनके बीच में हाइफन लगाते हैं। जैसे हम 21 लिखेंगे तो 20 के बाद में छोटा सा हाइफन, यानी कि छोटा सा डैश जो होता है उसके हम हाइफन बोलते हैं। बस हाइफन और डैश में यही अंतर होता है कि हाइफन छोटा होता है और डैश बड़ा होता है साइज़ में। तो 20 और 1 के बीच में हाइफन लगाएंगे, ठीक है। द ड्राइंग टीचर ड्रॉ अ पीकॉक ऑन द ग्रीन बोर्ड, तो ग्रीन और बोर्ड के बीच में हम हाइफन लगाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन इज यूज्ड टू शो अ pause that is longer than a comma and shorter than a full stop. Semicolon, it is also used in place of a comma to separate parts of a sentence that already contains commas. सेमीकोलन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कहीं पे थोड़ा सा पॉज लेना, रुकावट लेनी होती है या थोड़ा सा गैप लेना होता है। वो गैप ऐसा होता है कि वो कॉमा से ज़्यादा, जैसे कॉमा हमें छोटा सा गैप लेना है तो हम इसके लिए कॉमा लगा देते हैं। मगर जब हमें कॉमे से ज़्यादा, ठीक है ना, हमें कॉमे से ज़्यादा गैप लेना हो, यानी कि कुछ थोड़ी कॉमा बहुत शॉर्ट टाइम के गैप के लिए होता है, मगर उससे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए अगर हमें गैप लेना है तो हम कॉमा ना लगा के सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है, ऊपर एक फुल स्टॉप रखा होता है, नीचे एक कॉमा होता है। और क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब है कि हमने पूरी तरह से रोक दिया, तो हम फुल स्टॉप भी नहीं, अगर हम ज़्यादा लंबा गैप लेना चाहते हैं तो हम फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते, तो उसके बीच का हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। वो एक ब्रेव, ठीक है ना, ब्रेव का मतलब बहादुर, तो हमने बहुत छोटा सा गैप लिया, फिर कहा लार्ज हार्टेड मैन, यानी कि बहुत बड़े दिल वाला आदमी था। फिर हम थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर हमने कहा एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, कि हम सभी इसलिए उसका सम्मान करते हैं। तो हमने जहाँ पे ब्रेव और लार्ज के बीच में थोड़ा सा गैप लिया, वहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा को लगाया, और जहाँ पे हमने एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, हम सभी उसको सम्मान देते हैं, वहाँ पे हमने ज़्यादा बड़ा गैप लिया, तो वहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज़ किया। एक बार इसे प्रोनाउंस करके देखते हैं, ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो इसीलिए वहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज़ किया। इसके बाद में आता है कोलोन।
Colon is used to introduce a list of things or people. It is also used to punctuate in place. ठीक है ना। कोलोन का यूज़ हम कब करते हैं? कोलोन का यूज़ हम अगर किसी चीज़ की लिस्ट है, ठीक है ना, कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा नंबर्स में है, कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा नंबर्स में हैं, जैसे अगर हमें किसी टीम के प्लेयर्स को बताना है, तो टीम के प्लेयर्स, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को बताना है तो उसमें 11 प्लेयर्स होंगे, तो उन प्लेयर्स के नाम, नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम आर फॉलोइंग, और उसके बाद में हम कोलोन रखेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को सीरियल वाइज रख देंगे। ठीक है ना। तो जब हमें किसी सेंटेंस के नीचे पूरी लिस्ट को बताना होता है तो उसके बाद में हम उस सेंटेंस के बाद में हम कोलोन को रखते हैं और नीचे नंबरिंग करके पूरी लिस्ट को तैयार कर देते हैं। तो ये काम होता है हमारा कोलोन का। कोलोन का जो सिंबल होता है वो ऊपर और नीचे 2 बिंदियाँ होती हैं। इसके बाद में आता है हमारा डैश। डैश का मतलब क्या होता है? डैश इज यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश इन प्लेस ऑफ कोलोन और सेमी कोलोन टू इंडिकेट that what follows is a conclusion of what has gone before। ठीक है ना। तो डैश कब लगाते हैं हम? डैश हम उस समय लगाते हैं जबकि हम इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं। जैसे हम फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं जब लेटर राइटिंग करते हैं, तो फॉर्मल जब आप किसी ऑफिशियल कोई लेटर राइटिंग करते हैं, किसी ऑफिसर को कोई लेटर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं? कॉमास का यूज़ करते हैं। बट जब हम अपने इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हम कॉमास की जगह पे डैश का यूज़ करते हैं, यानी कि एक छोटा सा, जैसे हाइफन से बड़ा जो होता है, एक जो हमारी लाइन होती है उसका यूज़ करते हैं, तो उसे हम डैश बोलते हैं। जैसे डैश का आप एग्जांपल में देख पाएंगे, लास्ट संडे वी ऑल वेंट टू मनाली, हिली एरिया आर जनरली कूल एंड क्लीन। तो हम किसी को बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि पिछले संडे हम कहाँ गए? मनाली गए। और ठीक है ना। तो उसके बाद में हमने आगे बात जो कही, ठीक है ना, सेंटेंस का दूसरा पार्ट लिखना है, तो अब कॉमे की जगह पे, क्योंकि हम अपने किसी फ्रेंड को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हम कॉमे की जगह पे क्या करेंगे? डैश लगा के लिखेंगे। जो हिली एरियाज़ होते हैं वो कॉमनली क्या होते हैं? जनरली के सामान्यतः कैसे होते हैं? कूल होते हैं, यानी कि एकदम से कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। और कैसे होते हैं? क्लीन होते हैं, यानी कि एकदम साफ़ सुथरे होते हैं। तो इस तरह से हम डैश का यूज़ जो होता है, जो हमारा कोई भी सेंटेंस होता है, जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो हम डैश का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से हमने अपने सारे पंक्चुएशन मार्क्स को देखा कि किस तरह से हमारे सारे अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो हमारी राइटिंग को पंक्चुएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम अपनी राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी राइटिंग जो है वो रेलिवेंट नहीं होती है। मीन्स टू से हम जो लिखते हैं उसका मतलब क्लियरली समझ में नहीं आ पाता। कभी कभी सेंटेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो अगर हम वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें बिल्कुल भी, अगर हम कॉमास वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं तो सेंटेंस हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो ये थी पंक्चुएशन मार्क्स की बात। अब हम देखेंगे अपना यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स।